हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। आज आपके सामने दक्षिण भारत के इतिहास का लास्ट वीडियो लेकर आया हूँ। दक्षिण भारत इतिहास का लास्ट वीडियो, जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे 3 वंश के बारे में, दक्षिण भारत का 3 वंश। आज बाकी 3 वंश के बारे में हम लोग डील करेंगे। देखिए, कल पिछले के लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे? पल्लव वंश, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग बाकी 3 वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दक्षिण भारत इतिहास का सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेक्चर में अगला वीडियो जो आने वाला है उसमें पढ़ेंगे हम लोग बंगाल के शासन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग 3 वंश के बारे में डील करते हैं, जो कि है राष्ट्रकूट वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश और चोल वंश के बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश जो कि वातापी के चालुक्य के बाद का वंश है ये, ठीक है। ये वंश हमारा महाराष्ट्र क्षेत्र में राज करते थे, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग हो जाएंगे। इसने अपनी राजधानी मान्यखेत में बनाई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। मान्यखेत जो कि है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। ये आपका राष्ट्रकूट के बारे में हो गया। राजधानी मान्यखेत हो गया। इसका प्रमुख शासक देखिए, प्रमुख शासक हमारे 6 जन हो जाएंगे, ठीक है। याद करना मुश्किल है, लेकिन नाम एक बार पढ़ के रखिए। कृष्णवान पहला हो जाएगा, दूसरा ध्रुव हो जाएगा, तीसरा गोविंद हो जाएगा, चौथा अमोद हो जाएगा, पाँचवा कृष्ण 2 हो जाएगा, छठा कृष्ण 3 हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे कि कृष्ण 1 किसके कौन वंश के शासक थे। ये सारी चीज़ याद करने में आपका बेनिफिट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। 6 वो शासक है राष्ट्रकूट के, ठीक है। अगला देखिए, जो हमारे कृष्ण 1 थे, इसके प्रमुख शासक, उसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे था एलोरा का कैलाश मंदिर? आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो किसने निर्माण करवाया? तो आपका कृष्ण 1 ने निर्माण करवाया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके सामने लेकर आए हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रकूट के जो अंतिम शासक कहलाते हैं वो हमारे कृष्ण 3 कहलाते हैं। अंतिम शासक, इसके अंतिम शासक कृष्ण तृतीय कहलाते हैं, ठीक है। इसी के दरबार में एक कन्नड़ कवि रहते थे, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? शांति पुराण नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि कृष्ण तृतीय के दरबारी में थे। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि कन्नड़ कवि थे, किसके दरबार में थे? जिसने शांति पुराण नामक ग्रंथ की रचना की, जो किसके दरबार में थे? आपके कृष्ण 3 के दरबार में, मतलब कृष्ण तृतीय के दरबार में थे, ठीक है। और ये माना जाता है कि राष्ट्रकूट वंश जो थे, इन्होंने सभी धर्मों को बांध के लेके चला था। बौद्ध धर्म इसमें शामिल थे, जैसे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये सारे धर्मों को उन्होंने लेके चलते थे, ठीक है। अब देखिए, ये राष्ट्रकूट वंश जो थे, इसके बाद हमारे वंश आते कल्याणी के चालुक्य वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का जिसने पूरा एकदम वंश को समाप्त कर दिया, तो किसने समाप्त किया? तेलव वंश। इसके बाद वातापी के चालुक्य, वातापी बोल रहा, आपका कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना होता है। तो किसने राष्ट्रकूट वंश का विजय कर कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना की? तो तेलव 2 ने की थी। इन्होंने ही राष्ट्रकूट वंश का समाप्त करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। तो ये आपका बनता है कि राष्ट्रकूट वंशों को किसने हराया, ठीक है। तो ये तेलव 2 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक चीज़ है, एलोरा एलिफेंटा की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसी के शासनकाल में वो सारे मतलब गुफाएं बनी थी राष्ट्रकूट वंश में। तो ये आपका याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिर किसने बनवाया, किसके शासनकाल में बना, कौन वंश ने बनवाया? तो आपका राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया, ठीक है। अब आइए देखते हैं, इन जो एलोरा और एलिफेंटा के गुफा थे, इनकी खोज किसने की थी? तो एक फ्रांसीसी के यात्री थे, थेवियन। उन्होंने इस सारी गुफाओं की खोज की थी और नामकरण करके बहुत सारी जानकारियाँ बताई थी। तो थेवियन याद रखिएगा कि एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं की खोज किसने की? तो थेवियन, जो फ्रांसीसी के थे, फ्रांसीसी के यात्री थे। तो देखिए, महाराष्ट्र में टोटल एलोरा की गुफाएं कितनी हैं? तो 34 टोटल हमारे 34 गुफाएं हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म का है, और 13 से 29 तक आपका हिंदू धर्म का है, और 30 से 34 तक आपका जैन धर्म का है। तो ये आपका गुफा का जो है बांटा गया कि 1 से 12 तक आपका बौद्ध धर्म का है, बनवाया गया, 13 से 29 तक आपका हिंदू धर्म का है, और 30 से 34 तक आपका जैन धर्म का। और ये सारे गुफा
700 से 800 ईस्वी के बीच ही बना है, मतलब 100 साल के अंदर ही सारा गुफा का निर्माण हुआ। 34 इसमें सबसे ज़्यादा गुफा आपका है तो हिंदू धर्म का गुफा है, ठीक है। तो 13 से 29 तक आपका हिंदू धर्म का गुफा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें राष्ट्रकूट वंश का है, तो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। इसको याद रखिए कि एलोरा और एलिफेंटा की गुफा, सारी गुफाएं इसी में बनती थी। 34 गुफा थी। इसमें कौन कौन से धर्म मानते थे? शैव, विष्णु, जैन, बौद्ध, सारे धर्म इसमें मानते थे। तो ये राष्ट्रकूट वंश के बारे में हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, कल्याणी के चालुक्य के बारे में आते हैं। देखिए कल्याणी के चालुक्य की कौन स्थापना किए थे? तो तेलुगु आपको बता चुके हैं, जो कि राष्ट्रकूट को हराकर तेलुगु ने कल्याणी के चालुक्य की स्थापना की थी। तो इसका संस्थापक हो जाएगा तेलुगु। जो इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो कल्याणी हो जाएगी। कल्याणी के चालुक्य की राजधानी कल्याणी हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। तो ये प्रतापी शासक याद कर लिए, विक्रमादित्य षष्ठ हो जाएंगे, ये आपका प्रतापी शासक कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं मिताक्षरा हिंदू मंदिर ग्रंथ। इसमें एक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में एक विज्ञानेश्वर नामक एक व्यक्ति रहते थे, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। कौन सा? मिताक्षरा हिंदू ग्रंथ, उस ग्रंथ के रचना किए थे। तो ये आपका बस इतना ही बनता है कल्याणी के चालुक्य में, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं आपका चोल वंश। चोल वंश आपका दोबारा आया। देखिए चोल वंश आपका एक संगम काल में पढ़े थे, इसके संस्थापक आपका हो जाएंगे विजयालय। और संगम काल में जो पढ़े थे चोल वंश, उसके आपके संस्थापक आप देखिएगा वीडियो में तो आपको कौन मिलेगा? तो उसमें मिलेगा करिकाल मिलेगा, ठीक है, चोल वंश के संस्थापक। और इसमें विजयालय। चोल वंश आपका तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है, तमिलनाडु, ठीक है। ये आपका पल्लव वंश के बाद आता है, पल्लव वंश के बाद का, मतलब पल्लव वंश का जैसे पतन हुआ तो उसके बाद चोल वंश का स्थापना होता है तमिलनाडु में। पल्लव वंश भी तमिलनाडु के क्षेत्र में था, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो कि राजधानी इसने कहाँ बनवाई चोल वंश ने? तो तंजौर में बनवाई। चोल वंश की राजधानी आपकी तंजौर हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके दो प्रमुख राजा थे, राज राजा 1 और राजेंद्र प्रथम। इसके प्रमुख शासक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? देखिए इसके सबसे ज़्यादा प्रमुख आपके राजेंद्र प्रथम कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा राज राजा से भी ज़्यादा राजेंद्र प्रथम इसके प्रमुख शासक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? आगे पढ़ते हैं। पहले देखते हैं राज राजा 1। इसने राजेश्वर मंदिर तंजौर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पर राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? राज राजवान ने, ठीक है। राज प्रथम ने, इसको याद कीजिए। राज इसमें भी है राज राजेश्वर मंदिर, इनका नाम क्या है? राज प्रथम। तो इससे याद रखिएगा राज राजेश्वर मंदिर जो कि है शिव मंदिर है। कहाँ निर्माण करवाया? तो तंजौर में निर्माण करवाया। ये आपका क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा, ठीक है। राज प्रथम ने श्रीलंका पर विजय कर शासन कर महिन पंचम को भागने पर मजबूर किया। देखिए राज प्रथम जो थे श्रीलंका के शासक, क्या नाम था उनका? महिन पंचम पर आक्रमण कर उन पर श्रीलंका पर विजय करके क्या किया उन्होंने? वो उस क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल कर लिया। श्रीलंका के कुछ अधिकतर क्षेत्रों को अपने चोल वंश में शामिल कर लिए थे। तो ये आपका राज 1 के बारे में है। तो शासक याद रखिए, किसको हराकर? श्रीलंका का शासक कौन था? तो महिन पंचम को हराकर श्रीलंका से मतलब जितना भी क्षेत्र था, अधिकतर क्षेत्र अपने क्षेत्र में शामिल कर लिए थे। किसने किया? तो राज प्रथम है, ठीक है। ये आपका, और इसका प्रतापी शासक आपको बता चुके हैं, राजेंद्र प्रथम है। इसको क्यों प्रतापी शासक बोलते हैं? क्योंकि इसने बंगाल का जो शासक था महिपाल, उसको पराजित किया था। महिपाल जो आपका अगला वीडियो में पढ़ेंगे, बंगाल का शासक आपका इधर हो जाएगा, इधर तमिलनाडु का क्षेत्र। तो बंगाल का शासक जो था महिपाल को, उसको हराकर, किसने हराया? तो आपका राजेंद्र प्रथम ने हराया। उसको हराकर उसको, जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है? गंगा नदी के बीच में मतलब वहाँ से बहती है बंगाल की खाड़ी तक, वहाँ पे जाती है। तो बंगाल जो है आपका गंगा नदी से हो गया, बंगाल में ही आपका गंगा नदी पार होती है। तो वहाँ पे ही इसके राजेंद्र प्रथम ने वहाँ का शासक जो थे, कौन थे? महिपाल को हरा दिया था। उसने हरा कर कौन सी उपाधि ली थी? तो गंगोकोंड चोल की उपाधि ली थी। तो ये प्रतापी शासक है राजेंद्र प्रथम। ये आपका क्वेश्चन बनता है कि राजेंद्र प्रथम ने कौन से बंगाल के शासक को हराकर गंगोकोंड चोल की उपाधि ली थी? तो ये आपका बनता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसी नाम से उसने एक शहर भी बसवाया था, गंगोकोंड नामक एक जो उपाधि ली थी, उसी नाम से वहाँ पे एक शहर भी बसवा दिया था।
उस शहर में बसाने के बाद उसको फिर बाद में उन्होंने राजधानी बनवा ली थी अपनी। उसके पहले राजधानी क्या थी? तंजौर थी। लेकिन जैसे ही महिपाल को हराया उसके बाद उन्होंने एक गंगोकोल की उपाधि ली। उसके बाद वहाँ पर उस शहर को ही एक बसा दिया, शहर बनवाया और शहर को अपना राजधानी बनवा लिया था। तो ये आपका बनता है। और उसी शहर में आपका एक ये चोल गंगो नामक एक तालाब भी बनवाया था। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी नाम से उन्होंने एक शहर बनाया और राजधानी बनाया, ठीक है, आपको बता चुके हैं। और इसके अंतिम शासक कहलाते राजेंद्र तृतीयम, इसके अंतिम शासक कहलाते हैं चोल वंश के। तो ये आपके याद रखिएगा। और इसमें इसी के शासनकाल में क्या हुआ था कि नटराज मूर्ति जो थी, जो कि विष्णु का एक अवतार है, तो इसी शासनकाल में निर्माण हुआ था सबसे पहले नटराज मूर्ति, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसी के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन और टैक्स जो लगता था वो 1/3 था। स्थानीय स्वशासन इसी के शासनकाल से स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में, दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में, चोल वंश के बारे में हम लोग सारा जितना भी था आपका दक्षिण भारत के इतिहास में सारा चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका लास्ट वीडियो था दक्षिण भारत के इतिहास में। इसके बाद एक प्राचीन भारत में एक लास्ट वीडियो बनेगा जो आपका है बंगाल के शासक, बंगाल के बारे में आपका लास्ट वीडियो बनेगा उस पर। उसके बाद आपका प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप नोट कर लिए तो ईजी है, ठीक है। जो इसमें थेवियन ने की थी आपका 34 गुफा, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।